हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग इस वीडियो में जो है सीटेट साइंस के 30 प्रश्नों को करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को जो है अंत तक देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो फ्रेंड, जैसे हम लोग जानते हैं कि मैथ के स्टूडेंट के लिए जो साइंस और मैथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो साइंस में क्या करना है कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, चाहे मैथ हो या साइंस हो। सीटेट पास करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पेडागॉजी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा जो है स्कोर बनता है। तो चलिए, हम लोग इसमें 30 प्रश्न हैं, तो 30 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को फ्रेंड्स लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका कि एक सुदूर लंबी मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में किस का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, प्रश्न है। प्रश्न को जैसे एक बार दो बार जब नहीं समझ में आए 2 बार पढ़िए, क्योंकि प्रश्न में ही जो है उत्तर का जो है सेंस पूरा छिपा रहता है। कि एक सुदूर लंबी मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन पहला रहेगा क्या, उत्तल दर्पण है, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण, और चौथा नंबर पे आपका क्या है कि उत्तल लेंस। तो ऐसे प्रश्न को देखिए करने के लिए तो बेहतर तरीका यही है कि आप प्रश्नों को विशेष तरीके से पढ़िए। कि एक सुदूर मतलब एक दूर लंबी मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। तो यह जो है आपका अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण को माना जाता है कि यह जो है आभासी, सीधा और इसमें जो है छोटा प्रतिबिंब देता है। तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब का व्यापक दृश्य प्रस्तुत करता है। तो इसीलिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग अब कहाँ पे किया जाता है कि गाड़ियों और बाइक की जो है पीछे किसी भी वस्तु को देखने आने जाने के लिए वहाँ पे शीशे का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का ही प्रयोग जो है आपका सीसीटीवी कैमरे में भी किया जाता है। तो आपका क्या लगाएंगे, या उत्तल दर्पण लगाएंगे। ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि एक शिक्षिका 3 बोतलों के साफ प्लास्टिक के ढक्कन लेती है, ए, बी और सी। कितना, ए बी और सी। तो पहला इसमें है, ए में छोटा चम्मच आसुत जल की और कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालती है। देखिए, एक शिक्षिका 3 साफ बोतल लेती है प्लास्टिक के, ए, बी और सी। तो वह ए में जो ए वाला बोतल है उसमें 2 छोटी चम्मच आसुत जल और कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालती हैं। दूसरा है कि वह बी में 2 छोटी चम्मच आसुत जल और थोड़ा कास्टिक सोडा डालती है। सी है, सी में छोटी 2 चम्मच आसुत जल और थोड़ा सा शर्करा डालती है। तो उपरोक्त विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करेगा। तो देखिए, जो विद्युत का चालन करने के लिए उसमें आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। आयन जो है आवेशित कण होते हैं और गति करते हैं, या आयनों की गति के जिसके कारण विद्युत का जो है चालन होता है। ऐसे में हम लोग देखते हैं कि जो है ये होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बनेगा वह पहला और दूसरा, यानी एक ए और बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नीचे दी गई सारणी को देखें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो विटामिन है, एक तरफ आपका जो है विटामिन है और दूसरी तरफ है अभावजन्य रोग। तो मतलब किस विटामिन की कमी से क्या रोग होता है। तो इसमें देखिए यक्स है, यक्स की रिकेट्स दिया है। तो अब वाई स्क्वायर बी, अब B1 से जेड, अब B3 से डब्ल्यू। इसमें दी गया ऑप्शन, नीचे दी गई सारणी को देखें और सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें हमको विकल्प ढूंढना है कि जैसे आपका यक्स है, तो यक्स को जो है यह विटामिन किस में होता है, विटामिन डी में होता है। जिसे जो रिकेट्स रोग होता है या विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है कैल्सीफेरॉल है। उसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। और
वाई जो आपका विटामिन सी में होता है। जैसे स्कर्बी है, स्कर्बी अम्ल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्बी इमीनिया रोग होता है। अब विटामिन B1 से जो है, विटामिन B1 आपका थायमिन होता है। विटामिन बी जो जेड का नाम है विटामिन B1 है। तो इसके से कौन कमी रोग होता है, बेरी का होता है। और B3 से जो है, B3 आपका W है, B3 इसको नियासिन या निकोटिक अम्ल कहते हैं, इससे पेलाग्रा होता है। तो यह आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा, यह आपका ऑप्शन तीसरा बन जाएगा। X विटामिन D, Y विटामिन C, Z बेरी और W पेलाग्रा, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। चौथे नंबर पे देखिए प्रश्न, निम्नलिखित को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यशोन, हम चांद की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करेंगे। S2 है कि चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं होती है। तो देखिए कि पहला है कि हम चांद की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करेंगे। S2 है चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ऑप्शन को देखते हैं कि S1 और S2 दोनों सत्य हैं तथा S1 के लिए S2 का सही कारण है। दूसरा है S1 और S2 दोनों सत्य हैं परंतु S1 के लिए S2 कारण नहीं है। तीसरा है S1 सही है तथा S1 सही नहीं है। देखिए तीसरा है S1 सही नहीं है तथा S2 सही है। और चौथे नंबर पर S1 और S2 दोनों सही नहीं हैं। तो क्या लगाएंगे दोस्तों, देखिए प्रश्न में गड़बड़ी यहीं से होती है कि जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ते हम लोग पूरा पढ़ते नहीं हैं, इसलिए जो है नहीं वाला शब्द जो है छूट जाता है। तो देखिए प्रश्न को पढ़ना है तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, प्रश्न और ऑप्शन दोनों को, क्योंकि देखिए यहाँ पे नहीं शब्द बीच में आया है। जैसे S1 सही नहीं है तथा S2 सही है, तो हम लोग गलती यहीं पे कर जाते हैं कि S1 सही है तथा S2 सही है। इस तरह से जो है गलती नहीं करना है, प्रश्न को पढ़ना है ध्यानपूर्वक और ऑप्शन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ऐसी गलती नहीं होना पाए, कहीं से नहीं तो 1 नंबर जो है कट जाता है। तो देखिए जो चाँद पर होता है द्रव्यमान पृथ्वी से जो है कम है, फिर भी यह जो है अपनी सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि S1 सही नहीं है, मतलब हम चाँद की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं करेंगे तथा चाँद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं होती है। तो यह आपका ऑप्शन यह 3 हो जाएगा। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन मृदा के गुण का सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णन करता है। तो देखिए जो मृदा के गुण का जो है सर्वाधिक सटीक करता है वह होता है कि इस मृदा में जल शीघ्रता से निकल जाता है। दूसरा है इस मृदा में बहुत कम मात्रा में ह्यूमस होता है। तीसरा है यह मृदा केवल निश्चित मात्रा में जल को प्रवेश करने देती है। चौथा है यह मृदा बड़ी मात्रा में जल रोके रहती है। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन जो है आपका चौथा हो जाएगा, यह मृदा बड़ी मात्रा में जल रोके रखती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 6 है, देखिए मिलान करने के लिए है कि क्यों जलीय पादपों में सुविकसित मूल तंत्र नहीं होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आप लोग का जो है सीटेट 2023 में भी ऐसे बना था। 2024 में जो 21 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन आपका ऐसे बनेगा A और B केवल B और C केवल C। देखिए ऐसे प्रश्न जहाँ होता है वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपको बता रहे हैं कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा किए रहेंगे उतना अच्छा आपका जो है तैयारी बनी रहेगी, उतना अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न, क्यों जलीय पादपों में सुविकसित मूल तंत्र नहीं होते हैं। तो आप देखिए पहला है कि ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके। दूसरा है उन्हें जल को अवशोषित करने के लिए लंबी मूलों की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा आपका है उन्हें खनिजों को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं होती है। डी है उन जले देखिए यह उन्हें जल में तैरता रखने में सहायता करता है। तो क्या होगा इसका कि क्यों जलीय पादपों में सुविकसित मूल तंत्र नहीं होते हैं। देखिए प्रश्न को समझिए, क्यों जलीय पादपों में सुविकसित जो है मूल तंत्र नहीं होते हैं। तो देखिए हम आपको बता दें कि जलीय पादप में ऐसे वातावरण में जीवित रहते हैं जहां प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में जल पाया जाता है। इसलिए उन्हें जल को अवशोषित करने के लिए जलीय पादप जैसे है मछली हैं और क्या कहते हैं आपका घड़ियाल है, मेढक है, ये सब जलीय पादप हैं, ये सब जलीय जीव हैं। तो ऐसे जो जलीय पादप
वातावरण में जीवित रहते हैं वहाँ जल की प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए उन्हें जल को अवशोषित करने के लिए जो सुविकसित मूलतंत्र का जो है आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय जलीय पादपों में निम्नलिखित तरीके का जलीय आवास अनुकूलित होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, या ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। जल को अवशोषित करने के लिए लंबी मूलों की आवश्यकता नहीं होती है। 7 नंबर पे है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शून्य त्वरण से गति करते हुए पिंड के वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है। तो देखिए ऑप्शन है स्थिर गति से बढ़ती प्रवणता के साथ एक वक्रित रेखा, दूसरा है समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा, तीसरा है समय अक्ष के साथ अचल परिमित प्रवणता पर बनी एक सीधी रेखा, और चौथा है वेग अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा। तो देखिए क्या ऑप्शन लगाएंगे, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन दूसरा, समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगा। देखिए 8 नंबर पे है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभिन्न, देखिए इसको इम्पॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए, तो कि विभिन्न कृषि प्रक्रमों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि फसल कटाई के पूर्व निष्पान विनोइंग किया जाता है, दूसरा है जुताई से पूर्व बुआई की जाती है, और तीसरा थ्रेसिंग के बाद जुताई की जाती है, चौथा फसल की कटाई के बाद थ्रेसिंग की जाती है। तो पूछा है निम्नलिखित सही प्रक्रमों में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें जो आपका होगा सही ऑप्शन 4 हो जाएगा कि फसल कटाई के बाद जो है थ्रेसिंग होती है, फसल काटने के बाद जो है उसको दाया जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ चौथा हो जाएगा। देखिए 9 नंबर पे है, एक मछुआरा जो है समीप के एक जलाशय पर मछली भेदने जाता है, मतलब मछली को पकड़ने जाता है। निम्नलिखित में उसे किस पर विचार करना चाहिए। तो उसे किस पर विचार करना चाहिए, उसे मछली की आभासी स्थिति से ऊपर बर्छी मारनी चाहिए, उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए, उसे मछली की आभासी स्थिति से समकोण पर बर्छी मारनी चाहिए, तो उसे मछली के सटीक आभासी स्थिति पर बर्छी मारनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए देखिए पढ़िए एक बार कि एक मछुआरा समीप के एक जलाशय पर मछली भेदने जाता है, निम्नलिखित में से किस विचार उसे करना चाहिए। तो मछुआरे को क्या करना चाहिए कि उसे मछली की आभासी स्थिति में जो है बर्छी मारनी चाहिए। आपका ऑप्शन या दूसरे के साथ जाएगा। 10 नंबर पे है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध घर्षण के परिमाण के संदर्भ में सही है। तो घर्षण के जो है परिमाण में कौन सा संदर्भ में सही है। तो ऐसे प्रश्न देखिए करने के लिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है कि सर्पी घर्षण, उसके बाद आपका लोटनिक घर्षण, उसके बाद स्थैतिक घर्षण, दूसरा है स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण, तीसरा है अस्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण, चौथा आपका ऑप्शन है लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण। तो देखिए क्या होगा इसका, यह आपका जो है स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध घर्षण के परिमाण के संदर्भ में सही है। तो आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। देखिए 11 नंबर पे है कि निम्नलिखित में ऐसे समुच्चय का चयन कीजिए जो सही नहीं है। देखिए पूछा है कि ऐसे समुच्चय का जो चयन कीजिए जो सही नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये है गुड़हल जो है आपका पादप दिया है, सिरा विन्यास दिया है और जड़ दिया है। तो क्या देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि गुड़हल जालिका रूपी रेशेदार जड़ है, दूसरा है गुलाब जालिका रूपी मूसलाधार जड़ है, तीसरा है बांस समानांतर रेशेदार जड़ है, चौथा है धान जालिका रूपी रेशेदार जड़ है। तो देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो जो गुलाब होता है वह जालिका रूपी मूसलाधार जड़ आपका जो है पौधे में जो है, देखिए हम लोग समझते हैं अच्छे से, जो पौधे होते हैं जड़ हरी नहीं होती है, किसी भी पौधे का जो है जड़ हरा नहीं होता है, उसमें क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण होता है, जो बेलनाकार और उतरता हुआ भाग को समांतर मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ता है। तो यह जो है मूसलाधार जो जड़ें होती हैं, एक मूसलाधार जड़ बीज के भ्रूण के मूलांकर के रूप में विकसित होती हैं। तो यह जो है द्विबीजी होती हैं, जैसे आपका क्या है सरसों वरसों ये सब द्विबीजी होती हैं। तो यह आपका इसमें जो है ऑप्शन कौन सा बनेगा,
बी वाला बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा 3। 12 नंबर पे है, परखनली में 3 बिलियन ABC लिए गए हैं। इसमें चाइना रोज सूचक डालने पर एक ए हरा हो गया, बी रंगीन तथा रंगीन रहा, जबकि सी गाढ़े गुलाबी रंग में बदल गया। तो ABC की प्रकृति क्या है? तो देखिए ABC की प्रकृति क्या होगी, यह जो है ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ए क्षारीय होगा, बी लवण होगा और सी अम्लीय होगा। 13 नंबर पे है, नीचे दिए गए 2 प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन कीजिए। कलिका का पुष्पण, नीचे उसका घास काटना। देखिए कलिका का पुष्पण और घास काटना। बी पे है, गर्म करने के लोहे को फैलना, जल का क्वथन। तो इसमें निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो परिवर्तनों को इसमें देखिए प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 प्रकार के परिवर्तनों को अध्ययन कीजिए। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? या ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, बी उत्क्रमणीय परिवर्तन है। चौदह नंबर पे है कि अमीबा, स्टारफिश, तारामीन, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं हैं? देखिए अमीबा, स्टारफिश, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं हैं? तो देखिए यह सभी जो है मेरुदंड रहित है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यह सभी मेरुदंड रहित है। प्रश्न 15 है, एक पत्ते में स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए प्रयोग करने के लिए के चरण नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा चरण आवश्यक नहीं है? तो पूछा है कि एक पत्ते में स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए प्रयोग करने के चरण नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चरण आवश्यक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, पत्ते को पहले जल में उबालें फिर अल्कोहल में। दूसरा है, व्यंजक पत्ते को धोएं। तीसरा है, पत्ते को आंच पर गर्म करें। और चौथे नंबर पर है, विरंजित पत्ते पर आयोडीन विलयन का कुछ बूंदें डालें। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा कि पत्ते की आंच पर गर्म करें। इसने पूछा था निगेटिव का, तो निगेटिव आपका हो जाएगा पत्ते की आंच पर गर्म करें। ये नहीं होगा, बाकी सभी होगा कि पत्ते को पहले से उबालें और फिर अल्कोहल में, विरंजित पत्ते को धोएं, विरंजित पत्ते को आयोडीन विलयन में बूंदे में डालें। तो देखिए इसका जो है यही नहीं होगा, आपका तीसरा नहीं होगा, बाकी सभी होगा। 15 नंबर पे है कि चक्रवात तटीय मृदों में, देखिए चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता को कैसे घटाते हैं? जो चक्रवात होते हैं वो तटीय मृदों, तटीय क्षेत्रों में, मतलब जैसे जो किनारे क्षेत्र हैं उन पे मृदा की उर्वरता को कैसे घटाते हैं? तो उस स्थान पर भौमजल स्तर को बढ़ाकर, दूसरा है उस स्थान के भौमजल स्तर को घटाकर, तीसरा है भूमि के खारे जल को बाढ़ग्रस्त करके, चौथा है पत्थरों को द्रवीभूत करके। तो देखिए इसका सीधा सीधा है, इस चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता को कैसे घटाते हैं? तो आप क्या लगाएंगे? भूमि के खारे जल को जल से बाढ़ग्रस्त करके। जब बाढ़ उड़ आता है तो उसमें खारे जल को जो है बाढ़ग्रस्त जब आएगा तो खारे जल मतलब जो है आपका पानी आएगा वैसे, और मृदा की उर्वरता को जो है घटा देते हैं। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन निराई के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। देखिए प्रश्न को ऐसे पढ़ना है कि जिससे कंफर्म हो जाए कि हाँ, प्रश्न पूरा पढ़ने के बाद ही जो है कंफर्म होता है कि आपको ऑप्शन कौन सा उत्तर देना है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निराई के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, मृदा की जुताई खरपतवार को उखाड़ने और मारने में सहायता करती है। बी है, खरपतवार नाशी फसलों और किसानों के लिए हानिकारक नहीं होती है। सी है, निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए। डी है, खरपतवार को उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर हटा दिया जाता है। तो देखिए प्रश्न को हम लोग फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन निराई के संबंध में सही नहीं है? पूछा है कौन सा सही नहीं है, हमको सही नहीं वाला ऑप्शन जो है चूज करना है। तो मृदा की जुताई खरपतवार को उखाड़ने और मारने में सहायता करता है। तो देखिए जुताई करने के बाद जो है जितने उसमें जैसे खरपतवार रहते हैं वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं। यह आपका ऑप्शन सही है। बी है, खरपतवार नाशी फसलों और किसान के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। तो देखिए यह जो है यह आपका जो है गलत है
कि मतलब खरपतवारनाशी फसलों किसान के लिए हानिकारक नहीं है कहा है, लेकिन जो खरपतवारनाशी जो होते हैं फसल वो किसान के लिए बहुत ही हानिकारक माने गए हैं। तो निराई फसलों की कटाई के ठीक पहले करनी चाहिए। तो देखिए यह भी आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, यानी बी और सी आपका जो है गलत है। निराई फसलों की कटाई के ठीक पहले करनी चाहिए। और सी है आपका डी है खरपतवार को उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर हटा दिया जाता है। यह आपका जो है सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका? बी और सी, यानी ऑप्शन पहला हो जाएगा बी और सी। 18 नंबर पे है रॉकेट ईंधन की विशेषताएं क्या हैं? तो रॉकेट ईंधन की विशेषताएं हैं, या भार में हल्का होता है, बी है ऊष्मीमान उच्च होता है, और सी वायु की अनुपस्थिति में धीरे चलता है। तो देखिए आपका ऑप्शन सीधे सीधे बन रहा है कि वायु की अनुपस्थिति में धीरे नहीं चलता है। तो पूछा है कि रॉकेट के ईंधन में विशेषताएं क्या है, तो या भार में जो है हल्का होता है, ऊष्मीमान उच्च होता है। तो आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए और बी। देखिए 19 नंबर पे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है पूछा है। तो देखिए अब कथन क्या है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, यह बात सत्य है। पेट्रोलियम जो है के निपेक्ष काली मृदा में पाए जाते हैं। तो काली मृदा यह आपका जो है गलत हो जाएगा। तो देखिए हमको ऑप्शन देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, सही है। पेट्रोलियम के निपेक्ष काली मृदा में पाए जाते हैं। तो देखिए कहाँ पे है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, या तो गलत है, या ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। देखिए दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य तो है नहीं, एक ही इसमें ए सत्य है परंतु आर सत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहाँ 3 के साथ जाएगा। ये पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, अब पेट्रोलियम के निपेक्ष काली मृदा में पाए जाते हैं, यहाँ गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। 20 नंबर पे है कि निम्नलिखित में दूध में किसको मिलाने से दूध का सेल्फ जीवन बढ़ाया जाता है। तो दूध में जो है सेल्फ जीवन बढ़ाने के मुख्य तरीका है कि एक पाश्चुरीकरण, तो एक पाश्चुरीकरण जिसमें जो होता है जीवाणु और जो है अन्य सूक्ष्म जीवों को जो है मारने से दूध को गर्म करना, और इसमें किसी भी शेष जीवाणु की वृद्धि को धीमा करने की जो है प्रशीतन शामिल होता है। तो यह जो है जीवन को बढ़ाया जाता है कैसे? पाश्चुरीकरण से। तो आपका ऑप्शन यहाँ 3 हो जाएगा। 21 नंबर पे देखिए NCERT की कक्षा 7 के विज्ञान पाठ्य पुस्तक के पाठ वन हमारी जीवन रेखा के लिए निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। उदाहरण पर विचार कीजिए। तो क्या है कि बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। देखिए फिर से हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। तो निम्नलिखित में विज्ञान की शिक्षा के किस उद्देश्य लक्ष्य की ओर उपरोक्त उदाहरण दर्शाता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं पहले कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सौंदर्यपरक बोध और सृजनात्मकता को संपोषित करना। बी है विज्ञान का ऐतिहासिक और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित करना। सी है विज्ञान समाज और प्रौद्योगिकी के अंतरापृष्ठ पर मामलों की जो है सराहना करना। और डी है वैज्ञानिक ज्ञान के उत्पन्न करने के तरीकों को समझना। तो देखिए इसमें कुछ बच्चे हैं जो गांव में आए हैं, गांव में इतिहास के बारे में जानकारी कुछ प्राप्त कर रहे हैं कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए, देखिए गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए हैं। तो देखिए वो लोग बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो वहाँ की जो भूमि है उसकी ऐतिहासिक और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित करना, यह आपका हो जाएगा। और विज्ञान समाज और प्रौद्योगिकी के अंतरापृष्ठ मामलों को जो है सराहना करना। तो आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। देखिए 22 नंबर पे है
22 नंबर पे है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया कौशल प्रदत्त गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों के बीच विकसित करने का उद्देश्य है। एक सामान्य दिन में अपने द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में सोचें। क्या आप कह सकते हैं कि किस गतिविधि में सांस लेने की दर सबसे कम होगी और किसमें सबसे तेज टहलने और दौड़ने के बाद अपनी सांस लेने की दर को मापें। क्या इन गतिविधियों के पश्चात आपके परिवार के अन्य सदस्यों का भी सांस लेने की दर समान है? तो क्या हो जाएगा इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? परीक्षण, प्रयोग और मापन हो जाएगा। देखिए प्रश्न है, एनसीईआरटी की कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से लिए गए एक उदाहरण विचार कीजिए कि अपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीली का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह जो है देखकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उसकी कंपन जो है स्पंद की संख्या बार बार समान होती है। गैलीलियो ने देखिए यहाँ पे कि गैलीलियो ने अपनी परीक्षण सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने के समान समय लेता है। इस परीक्षण में लोलक युक्त घड़ियों के विकास को नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियों और कलाई की घड़ियों लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान के स्वरूप के पक्षों को उपरोक्त उदाहरण प्रदर्शित करता है? देखिए बहुत ही लंबा प्रश्न है, तो इसका आपका जो है उत्तर हम लोग देखते हैं क्या होगा कि विज्ञान अनंतिम है। पहला है कि विज्ञान अनंतिम है। दूसरा है बी नंबर पे है विज्ञान अनुभाविक प्रमाणों पर आधारित है। तीसरा है विज्ञान वैज्ञानिक और सृजनात्मकता और कल्पना के माध्यम से अग्रवर्ती है। डी है विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य उदासीन है। तो क्या हो जाएगा? यह ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा कि विज्ञान अनंतिम है और विज्ञान वैज्ञानिक सृजनात्मकता और कल्पना के माध्यम से अग्रवर्ती है। अगला प्रश्न है कि स्कॉटिश जीव विज्ञानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफाइलोकोकी की जांच से जुड़े अपने प्रयोगशाला के काम से छुट्टी ली और वे छुट्टियों अवकाश पर चले गए। वापसी पर उन्होंने पाया कि जिस पेट्री डिश को वह गलती से खुला छोड़ गए थे उसमें नीले हरे रंग के फफूंद बन गए हैं। उस फफूंद में एक शक्तिशाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मौजूद था जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता था बिना मानव शरीर पर विषैला प्रभाव डाले। तो देखिए क्या होगा कि नियम और सिद्धांत वैज्ञानिक, पहला ऑप्शन है नियम और सिद्धांत वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। दूसरा है सामान्य और सार्वभौमिक वैज्ञानिक विधि विद्यमान है। तीसरा है वैज्ञानिक खोज एक रैखिक प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा वैज्ञानिक ज्ञान दीर्घकालीन होते हुए भी अनंतिम है। तो आपका ऑप्शन यह चौथा हो जाएगा कि वैज्ञानिक ज्ञान जो है दीर्घकालीन होते हुए भी अनंतिम है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न 25 है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए जल की बर्बादी पर वाद विवाद जो है का आयोजन करना चाहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आकलन के उद्देश्य से अपेक्षित अधिगम प्रतिफल नहीं है? देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो निगेटिव का जो है सेंस यहाँ पे दे रहा प्रश्न। पहला ऑप्शन है जल की बर्बादी से विभिन्न कारणों को समझना सही है। जल की बर्बादी के बारे में अपने मतों तर्कसंगत रूप को संप्रेषित करना, यह भी जो है पॉजिटिव आपका उत्तर दे रहा है। तीसरा है बर्बादी के बारे में दिन प्रतिदिन के अनुभवों को अवलोकनों को जोड़ना, यह भी सही है। चौथा है अन्य सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु अपने मतों विचारों का प्रतिकार करना। देखिए ये चीज़ है, यहाँ पे प्रतिकार करना शब्द दे दिया है, इसलिए जो है यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कि यहाँ पे देखिए एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए जल की बर्बादी पर वाद विवाद का आयोजन करना चाहता है। निम्नलिखित में कौन सा आकलन के उद्देश्य से अपेक्षित अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो आपका ऑप्शन यह 4 हो जाएगा।
प्रश्न 26 है। प्रश्न 26 से क्या है कि निम्नलिखित में सही नहीं है। तो पूछा है कि सही नहीं है, एक तरफ कौशल है, एक तरफ उदाहरण है। तो कौशल में देखिए निष्कर्ष है। निष्कर्ष में क्या है कि प्रयोग के आधार पर चालकों और कुचालकों की पहचान करना निष्कर्ष निकलता है। लिटमस पेपर के उपयोग के अम्लों और क्षारकों का पहचान करना। और वर्गीकरण में है रात्रि में तंडित झंझा के अचानक आने के कारण पहचान करना। या आपका जो है आपका यही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा ही गलत होगा। और तीसरा देखिए यहाँ पे है कि अवलोकन पत्तों की विभिन्न आकृतियों पर ध्यान देना अवलोकन करना कहलाता है। जैसे पत्तों के विभिन्न आकृतियों पर ध्यान देना और विभिन्न आवृत्ति की ध्वनियों में भेद करना, तो यह जो है आपके अवलोकन से संबंधित है। चौथा है कि खाद्य पदार्थों में मंड स्टार्च की उपस्थिति की जांच करना। जैसे किसी चीज़ की आप जांच करेंगे तो उसका प्रयोग करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो है दूसरा गलत हो जाएगा। 27 नंबर पे है कि बैटरी जो आपका है बैटरी जल परिपथ में एक पंप की तरह है। निम्नलिखित में किसका उपरोक्त कथन निरूपण करता है। तो क्या है बैटरी जल परिपथ में एक पंप की तरह है। तो निम्नलिखित में किसका उपरोक्त कथन पर निरूपण करता है। तो यह हो जाएगा आपका सदृशता अनुरूपता का। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यशवन है, यशवन शिक्षक को यह मानकर आधारभूत आरंभिक स्तर संकल्पनाओं से पढ़ाना शुरू करना चाहिए कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानते हैं। तो देखिए बहुत ही मस्त प्रश्न है कि आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको समझ लीजिए कि ये प्रश्न पक्का है, सीटेट में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यशवन जो शिक्षक को मानकर आधारभूत आरंभिक स्तर संकल्पनाओं से पढ़ाना शुरू करना चाहिए, विद्यार्थी कुछ नहीं जानते हैं। दूसरा है विद्यार्थी के अंतर्गत अंतर्दृश्य विचारों सदैव त्रुटिपूर्ण अवधारणा होती है। तो देखिए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं कि यशवन यशटू दोनों सही हैं तथा यशटू यशवन की व्याख्या करता है। यशवन और दूसरा है कि यशवन और यशटू दोनों सही है परंतु यशटू यशवन की व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे देखिए निगेटिव हम भी देखिए छोड़ दिए थे, तो ऐसे प्रश्न गलती होते हैं कि यशवन और यशटू दोनों सही है परंतु यशटू यशवन की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है यशवन सही है परंतु यशटू सही नहीं है। चौथा है यशवन और यशटू दोनों सही नहीं है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि क्या है कि शिक्षक या मानकर, आपका ऑप्शन पहला जो है ये सही हो जाएगा। और दूसरा है कि यशटू के अंतर्गत अंतर्दृष्टि विचार सदैव त्रुटिपूर्ण अवधारणाएँ होती हैं। तो यह सही नहीं कह सकते कि वह हमेशा जो है उनके अंदर जो है विचार होती है वह त्रुटिपूर्ण होती हैं। तो यह आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, मतलब यशवन सही है परंतु यशटू सही नहीं है। 29 नंबर पे है कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों को ऊष्मा और तापमान पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में कौन सा सामान्य वैकल्पिक संकल्पना का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए कोई एक शिक्षक है, कक्षा 7 के विद्यार्थियों को ऊष्मा और तापमान को पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में कौन सा सामान्य वैकल्पिक संकल्पना का सामना करना पड़ता है। तो इसमें है कंबल ऊष्मा को रोके रखकर वस्तुओं को गर्म करते हैं। दूसरा है तापमान एक सामग्री विशेष का गुण होता है। तीसरा है चालक ऊष्मा को सरलता से अर्जित करते और खोते हैं। चौथे नंबर पे है ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। तो देखिए इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वह आपका जो है हो जाएगा कंबल ऊष्मा को रोके रखकर वस्तुओं को गर्म रखते हैं। देखिए फ्रेंड इस सीरीज़ का जो है ये लास्ट प्रश्न है, आपका प्रश्न 30 है। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी जो है यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद हम लोग जो है बाल विकास के पेडागॉजी का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर जो है आपका हिंदी है,
हिंदी के पैडागॉजी क्वेश्चन करेंगे, तो फिर जो है मैथ के पैडागॉजी क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है क्रम से एक एक करके जो है सभी का जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन ज़रूर दबाइए, जिससे जब नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप लोग जो है वीडियो को जो है देख सकें। तो फ्रेंड देखिए लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनाओं के बारे में सही है। देखिए बहुत ही मस्त प्रश्न है, आपके लिए लास्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा साबित होगा आपके एग्जाम के लिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनाओं के बारे में सही है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है, जैसे जैसे विद्यार्थी वरिष्ठ कक्षाओं में जाते हैं उनकी त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं कम हो जाती हैं। दूसरा है, परंपरागत शिक्षण रणनीतियों द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं परिवर्तन की अवरोधी होती हैं। चौथा है, तीसरा है कि सही उत्तरों को दोहराए जाने द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं को चुनौती दी जाती है। 4 नंबर पे है, त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं संकल्पनाओं की अधूरी और पर्याप्त समझ के कारण पैदा होती हैं। तो देखिए आप क्या लगाएंगे इसमें, आप लोग इसको विचार कीजिए और सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। बहुत ही मस्त प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनाओं के बारे में सही है। तो देखिए कितना मस्त प्रश्न है कि जैसे जैसे विद्यार्थी वरिष्ठ कक्षाओं में जाते हैं उनकी त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं कम हो जाती हैं। दूसरा है, परंपरागत शिक्षण रणनीतियों द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं परिवर्तन की अवरोधी होती हैं। और तीसरा है, सही उत्तरों को दोहराए जाने द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं को चुनौती दी जाती है। चौथे नंबर पर है, त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं संकल्पनाओं की अधूरी और अपर्याप्त समझ के कारण पैदा होती हैं। तो देखिए जो बच्चों के अंदर गलतियां होती हैं वो संकल्पनाओं की अधूरी जो है और अपर्याप्त समझ के कारण पैदा होती हैं। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, बस इतना ही था। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। आप लोग बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे।